सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए पार्ट 3 के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसे हिंदी में प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के नाम से जाना जाता है, कि यूनिट 3 पर चर्चा करेंगे। यूनिट 3 का नाम है प्रत्ययवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक विचारक, जिसे इंग्लिश में आइडियलिस्ट एंड साइंटिफिक सोशलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। बीए पार्ट 3 में पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के यूनिट 3 पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2 इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके पास या आपने अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 पर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, यूनिट 3 में हम किन राजनीतिक विचारकों पर चर्चा करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। यह है हमारी इकाई नंबर 3, प्रत्ययवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक विचारक। इसमें सबसे पहले आप इसको ध्यान से अगर यूनिट को देखेंगे तो इसमें प्रत्ययवादी शब्द आ रहा है। इस प्रत्ययवादी शब्द का क्या मतलब होता है कि राजनीतिक विज्ञान में प्रत्ययवादी एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान ही सच्चा और विश्वसनीय होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक घटनाओं और व्यवहारों को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए और उनका विश्लेषण तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। यही है प्रत्ययवादी। एग्जाम में प्रत्ययवादी के अलावा आदर्शवादी के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोनों ही जो बातें हैं वो समान हैं। ठीक है, आदर्शवादी कहे या प्रत्ययवादी, दोनों एक ही बात है। दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडियलिस्ट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियलिस्ट ही कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक होता है, आपको पता है। समाजवादी क्या है? समाजवादी एक ऐसा विचार है जो समाज के सभी सदस्यों के लिए समानता और न्याय की बात करता है। ठीक है, ये मानता है कि समाज में धन और संसाधनों का वितरण समान होना चाहिए, ना कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा और कुछ लोगों के पास बहुत कम। समाजवादी मतलब सब के लिए समानता। तो ऐसे राजनीतिक विचारकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो 4 विचारक हैं मुख्यतः। पहले हैं जॉर्ज विल्हेम हेगल, दूसरे हैं टी.एच. ग्रीन, तीसरे हैं कार्ल मार्क्स और चौथे हैं अंतोनियो ग्राम्सी। इनके नाम एक बार आप वापस से देख लीजिए। जॉर्ज विल्हेम हेगल, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स और अंतोनियो ग्राम्सी। यही हैं प्रत्ययवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक विचारक। आपसे पूछा जाए 2 प्रत्ययवादी राजनीतिक विचारकों के नाम बताइए, तो इनमें से किन्हीं 2 के आप नाम लिख सकते हैं। जॉर्ज विलियम हेगल, एक बार दोबारा, डी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स और अंतोनियो ग्राम्सी। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जॉर्ज विलियम हेगल से। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं जॉर्ज विलियम हेगल। जॉर्ज विल्हेम हेगल का जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1831 ईस्वी में हुई थी। हम क्या देखेंगे? हम सबसे पहले जानेंगे कि जॉर्ज विल्हेम हेगल कौन है। ठीक है, जॉर्ज विल्हेम हेगल कौन है? पहला प्रश्न हमारा ये होगा। दूसरा प्रश्न होगा कि हमारे पाठ्यक्रम में जॉर्ज विल्हेम हेगल से संबंधित हमें क्या पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, और जो भी हमें पढ़ना है उसी को ही हम तीसरे पॉइंट से निरंतर पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको समझ में आया कि कौन है विचारक के बारे में जानेंगे सबसे पहले, फिर हमें क्या पढ़ना है ये जानेंगे, और फिर एक एक करके हम जो हमारे को पढ़ना है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जॉर्ज विलियम हेगल कौन थे। इनका एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं, इनका सामान्य परिचय लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल 19वीं सदी के एक जर्मन दार्शनिक थे। कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे। हेगल के राजनीतिक विचारों ने
राजनीतिक दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने राज्य को एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम माना, न कि मानवीय समझौते का। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक विकास का परिणाम माना, मानवीय समझौते का नहीं। आपने ध्यान दिया होगा जो यूनिट 2 पर हमने चर्चा करी थी, उसके अंदर राज्य को किसका परिणाम मानते थे? मानवीय समझौते का। यानी कि सरकार और समाज दोनों एक संविधा पर हस्ताक्षर करते थे, यानी एक संविधा बनाते थे, कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, जिसमें जो समाज था, समाज के जो लोग थे, वो अपने कुछ स्वतंत्रताएं या कुछ शक्ति किसको देते थे? सरकार को देते थे, और सरकार उनको चलाती थी और वो राज्य का निर्माण करती थी। लेकिन यूनिट 3 के अंदर जो जॉर्ज विलियम हेगल है, वो इसको नकारते हैं, मानवीय समझौते को, और वो कहते हैं कि जो राज्य है वो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यानी इतिहास से लेकर आज तक जो भी परिवर्तन हुए हैं और जिस भी स्थिति में आज राज्य है, वो किसका परिणाम है? इस ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। हेगल के अनुसार राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का उच्चतम अभिव्यक्ति है। राज्य जो होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का उच्चतम अभिव्यक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य जो भी नियम और कानून बनाता है, वो नियम और कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को देखकर ही बनाता है। अब मान लीजिए राज्य ने कोई ऐसे कानून बना दिए हैं जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, फिर भी हेगल के अनुसार राज्य ही उच्च होगा, क्योंकि राज्य जानता है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो रियल स्वतंत्रता, वो जानता है कि सही स्वतंत्रता क्या है। तो राज्य जो भी डिसाइड करेगा, जो भी निश्चित करेगा, वो व्यक्ति को मानना पड़ेगा। अगर राज्य विशेष व्यक्ति हो तो हेगल जो है वो राज्य के पक्ष में खड़े होंगे। ये है समझान के। अब हम बात करते हैं कि जो हेगल में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला है द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद, डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, और दूसरा है राज्य का सिद्धांत। ये दो बातें हमें पढ़नी है हेगल से संबंधित, जो कि हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि हेगल के द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद की व्याख्या कीजिए। हेगल के राज्य का सिद्धांत क्या है, विवेचना कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए कि द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद क्या है, राज्य का सिद्धांत क्या है हेगल के अनुसार। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद, डायलैक्टिकल आइडियलिज्म। तो मैं थोड़ा सा आपको रुक कर यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर डायलैक्टिकल यानी द्वंद्वात्मक का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। जब आप इसका अर्थ जानेंगे तभी तो काम हो पाएगा। तो यहाँ देखिए, द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? विवाद, ठीक है। दो चीजों में विरोधाभास होना, दो चीजों में विरोधाभास होना ही द्वंद्व कहलाता है। प्रत्ययवाद का मतलब क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि वैज्ञानिक स्वरूप में देखना, चीजों को वैज्ञानिक स्वरूप में समझना ही प्रत्ययवाद कहलाता है। तो एक बार समझते हैं, हेगल के अनुसार एक दुनिया, ये जो दुनिया है एक स्थिर और निश्चित नहीं है, बल्कि लगातार परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया में है, ठीक है। सिंपल सी बात है। यह परिवर्तन एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। उन्होंने कहा कि जो दुनिया है पूरी की पूरी, वह स्थिर और निश्चित नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है और इसमें हमेशा विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी इसमें विकास होता रहता है। तो किसी ने हेगल से पूछा, ये विकास कैसे होता है, कैसे परिवर्तन होता है? तो वो बोलते हैं ये जो परिवर्तन है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो फिर पूछा कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या होती है? तो बताया जाता है हेगल के अनुसार द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में एक विचार होता है जिसे वाद कहते हैं, और उसका विरोधी विचार प्रतिवाद होता है, ठीक है। एक विचार है, अब एक विचार है तो उसका विरोधी विचार भी होगा। तो जो विचार है उसको वाद, और जो उसका विरोधी विचार है उसको प्रतिवाद कहते हैं। जब ये आपस में संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बाद जब एक नया विचार बनता है,
उसे संवाद कहते हैं। इसे ही द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद कहते हैं। सीधे प्रश्न आता है कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के 3 अंगों के नाम बताइए, या कितने अंग होते हैं? तो वाद, प्रतिवाद और संवाद। हेगल बोलते हैं कि परिवर्तन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। एक वाद होता है, एक विचार होता है, एक प्रतिवाद होता है, दोनों में संघर्ष होता है, दोनों में लड़ाई होती है, और लड़ाई के दौरान, लड़ाई के बाद कुछ नए विचार आते हैं, उसी को ही संवाद कहते हैं। जरा इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं थोड़ा सा, कि मान लीजिए एक समाज में, एक समाज है, उसमें लोकतंत्र है। क्या चलता है? लोकतंत्र है। ये वाद हो गया। ये क्या हो गया? वाद हो गया। समय के साथ इस लोकतंत्र में कुछ खामियां उभर सकती हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार या असमानता आ जाए, जो लोकतंत्र के आदर्शों के विरुद्ध है, जिसको हम प्रतिवाद कहते हैं। ठीक है ना? वाद क्या था? कि एक देश में लोकतंत्र चल रहा है। प्रतिवाद क्या है? कि लोकतंत्र के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन हो रहा है मान लीजिए, तो वो प्रतिवाद हो गया। अब क्या होगा कि इन खामियों के खिलाफ आंदोलन हो सकते हैं और परिणाम स्वरूप लोकतंत्र में सुधार हो सकते हैं, जो एक नए अधिक परिपूर्ण रूप में लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। उसे ही हम संवाद कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए समाज है, समाज में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्रवाद है। अब लोकतंत्र में कुछ खामियां होंगी, जैसे भ्रष्टाचार हो सकता है, असमानताएं हो सकती है। तो लोकतंत्र में खामियां क्या दर्शाएगा? प्रतिवाद, जो कि लोकतंत्र के आदर्शों का विरुद्ध है ना। लोकतंत्र का जो आदर्श है उसके विरुद्ध में है लोकतंत्र की खामियां। तो अब क्या होगा? वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, और संघर्ष में लोकतंत्र में कुछ परिवर्तन होंगे, तो वही संवाद के रूप में कहा जाता है। यही है हमारे द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद का उदाहरण। आप इसको समझिएगा और ये डायग्राम भी याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद की विशेषताएं, जरूर पूछते हैं। तो आप समझिए, सबसे पहली विशेषता यह है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, यही एक सबसे इसकी विशेषता है कि ये द्वंद्वात्मकता का मूल तत्व है। द्वंद्वात्मकता का मूल तत्व क्या है? यही वाद, प्रतिवाद और संवाद। किसी भी विचार या घटना में एक वाद होता है, थीसिस, जिसके विरुद्ध एक प्रतिवाद होता है, एंटीथीसिस। इन दोनों के संघर्ष से एक नया संवाद यानी सिंथेसिस पैदा होता है, जो दोनों को समाहित करता है और एक नए स्तर पर ले जाता है। दूसरी इसका है कि निरंतर परिवर्तन होता है इसके अंदर। ठीक है? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता है। एक वाद आया, एक विचार आया, अब उसके विरोध में कुछ बातें उठेगी, अब दोनों पे फिर आंदोलन होंगे, फिर एक नया बनेगा, फिर जो नया विचार आया था उसका मतलब उसका विरोध किया जाएगा, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा जो है वो अंतर्विरोध का महत्व। अंतर्विरोध मतलब हेगल ने अंतर्विरोध को परिवर्तन का मूल कारण माना। अंतर्विरोध यानी अपने आप में विरोध करना, अपना विरोध करना, अपनी मूल स्थिति का विरोध करना, कि अभी मैं जहां हूं अभी उससे मुझे थोड़ा और परिवर्तन होना है। ये चीज है, अंतर्विरोध निहित होता है, और ये अंतर्विरोध ही परिवर्तन को गति देता है। जब तक अंतर्विरोध नहीं होगा, अपने आप का विरोध हम नहीं करेंगे, जब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए वो बोलते हैं गति देता है अंतर्विरोध। चौथा है इतिहास का महत्व। हेगल ने इतिहास को तर्क के रूप में देखा। उनके अनुसार इतिहास मानव चेतना के विकास का एक रैखिक प्रक्रिया है, जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ती है। इतिहास का महत्व यह है, समझिए आप इसको। पांचवा है निरपेक्ष आत्मा। हेगल ने एक निरपेक्ष आत्मा की अवधारणा दी, जो ब्रह्मांड की सभी चीजों को जोड़ती है। यह आत्मा इतिहास के माध्यम से स्वयं को प्रकट करती है, और इसे ही हम विश्व आत्मा के नाम से भी जानते हैं। समझिएगा, कहीं कहीं कभी कभार प्रश्न पूछा गया है, ये मैंने देखा है कि विश्व आत्मा लिख देते हैं, केवल क्या लिख देते हैं? विश्व आत्मा। और अब बताइए ये क्या होता है? तो सबसे पहले अगर विश्व आत्मा दिखता है आपको कहीं भी, तो उसका डायरेक्ट लिंक किससे होगा? जॉर्ज विलेम हेगल से होगा। ये आपको समझना है। अब विश्व आत्मा क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। हेगल के अनुसार विश्व आत्मा एक सर्वव्यापक, हर जगह रहने वाली, मतलब विकासशील और तार्किक शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। यह इतिहास को आगे बढ़ाने वाली मुख्य शक्ति है, और मानव में अपनी उच्चतम अभिव्यक्ति पाती है। मतलब ये सभी चीजों को चलाती है विश्वात्मा जो है। तो अभी अभी हमने 5 विशेषताओं के बारे में चर्चा करी: वाद, प्रतिवाद और संवाद, निरंतर परिवर्तन, अंतर्विरोध का महत्व, इतिहास का महत्व और निरपेक्ष
आत्मा, जिसे विश्वात्मा भी कहते हैं। द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद में इतना ही। अब हम बात करते हैं राज्य का सिद्धांत। हेगल के अनुसार राज्य का सिद्धांत क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो हेगल ने राज्य के बारे में एक अद्वितीय और व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया। अद्वितीय यानी यूनिक, व्यापक मतलब बहुत बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य को केवल एक राजनीतिक संस्था से कहीं अधिक माना। जो राज्य है वो केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं है, उससे अधिक है, बल्कि इसे मानव इतिहास और विकास का उच्चतम बिंदु माना। उन्होंने क्या कहा? मानव का जो इतिहास है और विकास है उसका उच्चतम बिंदु ही राज्य है। कैसे? समझिए इस बात को। हेगल के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जो तर्क और इतिहास के द्वंद्वात्मक विकास का परिणाम है। मतलब तर्कों और इतिहास का जब जब संघर्ष हुआ है, जब जब उनके बीच में विवाद हुआ है, तो विकास के परिणाम क्या हुआ है? विकास। ठीक है। यह मानव चेतना का सर्वोच्च अभिव्यक्ति है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समूह के बीच संतुलन स्थापित करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समूहों के बीच संतुलन स्थापित करता है। राज्य जो है वो तर्क का अवतार है। तर्क मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट, तथ्य, है ना। हेगल ने राज्य को पृथ्वी पर भगवान का अवतरण कहा है। मतलब आप समझिए, ये एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है व्यक्ति। अगर हेगल से पूछा जाए राज्य और व्यक्ति में से बड़ा कौन है, तो हेगल जाएंगे राज्य की तरफ। ठीक है। आप सीधा सीधा आपको ये समझना है, राज्य की तरफदारी बड़ी करते हैं हेगल, और उन्होंने तरफदारी करते करते पृथ्वी पर भगवान का अवतरण कह दिया राज्य को। ठीक है। उनके अनुसार राज्य में ही पूर्ण विचार या तर्क का ज्ञान धीरे धीरे तर्क संगत शैली से ही हो सकता है। ऐतिहासिक विकास। हेगल का मानना था कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह है ऐतिहासिक विकास का एक प्राकृतिक परिणाम है। सर्वोच्च नैतिक समुदाय। उन्होंने राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक समुदाय कहा, जिसमें परिवार, नागरिक समाज और राजनीतिक राज्य शामिल हैं। व्यक्ति और राज्य। हेगल ने व्यक्ति और राज्य के बीच एक जटिल संबंध को रेखांकित किया। उनके अनुसार व्यक्ति राज्य के माध्यम से ही अपनी पूर्णता प्राप्त कर सकता है और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास के लिए आवश्यक है। समझ रहे हैं आप? इसमें मतलब वह राज्य को अधिक बताते हैं और व्यक्ति को उससे थोड़ा कम बताते हैं। राज्य जो भी निश्चित करेगा, डिसाइड करेगा, वह व्यक्ति को मानना पड़ेगा। और ये भी बोलते हैं कि राज्य को सब पता है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी होती है, तो राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, हेगल के सिद्धांत को समझने के लिए जर्मनी के एकीकरण का उदाहरण ले सकते हैं। हेगल ने जर्मनी के एकीकरण को इतिहास की एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में देखा, जिसमें जर्मन राज्य तर्क और इतिहास के द्वंद्वात्मक विकास का अंतिम उत्पाद था। उन्होंने जर्मनी को एक आदर्श राज्य के रूप में देखा, जो विश्वात्मा का साकार रूप था। विश्वात्मा मैंने अभी अभी आपको समझाया था, विश्वात्मा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कुछ नहीं है विश्वात्मा का मतलब। विश्वात्मा का मतलब यह है कि एक ऐसी शक्ति या भावना जो कि पूरे राज्य को या पूरी दुनिया को चलाती है। ठीक है। पूरी दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए ना, वो इस विश्वात्मा के कारण ही हुए हैं, ऐसा जॉर्ज विल्हेम हेगल का मानना है। जिसमें वो कहते हैं जर्मनी का जो एकीकरण था, जर्मनी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो विश्वात्मा के कारण ही है। और ये विश्वात्मा का एक आदर्श, या फिर हम कह सकते हैं इसको एक साकार रूप था, एक अच्छा उदाहरण है विश्वात्मा। अब आगे बढ़ते हैं और राज्य के सिद्धांत की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। द्वंद्वात्मकता मैंने आपको समझा दिया क्या है। दो विरोधी विचारों के बीच में संघर्ष होता है और संघर्ष के उपरांत जो परिणाम आते हैं उसी को ही हम द्वंद्वात्मकता कहते हैं। ऐतिहासिकता के विषय में मैंने आपको समझाया। अभिव्यक्तिवाद। उन्होंने राज्य को मानव चेतना का सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना। और सर्वसमावेशी यानी हेगल का सिद्धांत व्यक्ति, समाज और न्याय और राज्य के बीच के संबंधों को एक व्यापक ढांचे में समाहित करता है। ये तो बात हो गई पूरी की पूरी हेगल से संबंधित। हेगल के दोनों ही चीज़ों पर हमने चर्चा कर चुके हैं। हेगल से संबंधित अगर आपको बातें समझ में आई हो और अभी तक अगर आप वीडियो से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम अपने अगले विचारक
पर बात करेंगे जिसका नाम है टी.एच. ग्रीन, जिनका जन्म हुआ था 1836 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1882 ईस्वी में। तो समझिए ज़रा इनके बारे में, जानते हैं कि कौन थे, या फिर सबसे पहले जानते हैं कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहला राज्य का सिद्धांत तथा उसके कार्य पढ़ना है। ग्रीन राज्य का सिद्धांत, किस प्रकार राज्य को वो बोलते हैं और उनके कार्य बताने हैं। दूसरा है स्वतंत्रता। ये दो टॉपिक हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टी.एच. ग्रीन कौन थे। थॉमस हिल ग्रीन इनका पूरा नाम है। 19वीं सदी के एक प्रभावशाली ब्रिटिश दार्शनिक थे। कौन थे? ब्रिटिश दार्शनिक थे। जन्म और प्रारंभिक जीवन क्या था इनका कि 7 अप्रैल 1836 को इंग्लैंड के यॉर्कशायर में जन्मे ग्रीन का पालन पोषण एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बैलियोल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। उदार प्रत्ययवाद के प्रमुख प्रतिनिधि विचारक टी.एच. ग्रीन हैं। उदार प्रत्ययवाद, अभी हमने द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद के बारे में पढ़ा, ये उदार प्रत्ययवाद के प्रमुख राजनीतिक विचारक थे। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये कथन ग्रीन का है। कभी कभार पूछ लिया जाता है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। तो सब ये विचार किसका था? टी.एच. ग्रीन का था। मतलब है राज्य का आधार शक्ति को नहीं मान देते। अधिकतर विचारकों ने क्या माना है? राज्य का आधार शक्ति को माना है, यानी राज्य के पास अगर शक्ति है तभी वो कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर टी.एच. ग्रीन राज्य को इच्छा के आधार पर बोलते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी याद रखनी है आपको। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको याद रखना है। अब हम इनका जो सबसे पहला सिद्धांत था जो कि हमें पढ़ना है, राज्य का सिद्धांत, उस पर चर्चा करते हैं। ग्रीन ने राज्य के सिद्धांत पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि राज्य सिर्फ शक्ति का एक साधन नहीं है, बल्कि यह नैतिकता और व्यक्तिगत विकास का एक साधन भी है। शक्ति तो होती है राज्य के पास, लेकिन सिर्फ शक्ति नहीं, नैतिकता और व्यक्तिगत विकास का भी एक साधन है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक समाज में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या व्यापक रूप से फैली हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ग्रीन के सिद्धांत के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाए। राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर लोगों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करनी चाहिए। इस तरह राज्य न केवल गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान कर रहा होगा, बल्कि नागरिकों को सकारात्मक स्वतंत्रता भी प्रदान कर रहा होगा। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, ये दो स्वतंत्रताएं कही गई हैं टी.एच. ग्रीन द्वारा। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? व्यक्ति को उसकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करना सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है, और व्यक्ति को उसकी क्षमताओं को बढ़ने में रुकावट पैदा करना नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। थोड़ा इसको समझेंगे आगे कि ग्रीन के राज्य के सिद्धांत प्रमुख हैं। प्रमुख बिंदु आप समझिए कि राज्य से संबंधित क्या है। कि पहला, राज्य एक नैतिक संस्था है। ग्रीन के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देना है। राज्य का प्राथमिक कार्य व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने में सहायता करना है। समझ गए आप? ये एक नैतिक संस्था है, आपको ध्यान रखना है। सकारात्मक स्वतंत्रता, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि ग्रीन ने नकारात्मक स्वतंत्रता यानी हस्तक्षेप से मुक्ति के बजाय सकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर दिया। उनके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक साधनों और अवसरों तक पहुंच होना। राज्य का यह दायित्व है कि वह नागरिकों को इन साधनों और अवसरों को उपलब्ध कराए। फिर है राज्य की सीमाएं, कि राज्य की क्या सीमा होनी चाहिए। तो ग्रीन का मानना है कि राज्य की शक्ति असीमित नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सीमित रूप से होनी चाहिए। राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और नागरिकों के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये इसकी सीमाएं हैं।
ठीक है। सामान्य इच्छा क्या है कि ग्रीन ने रूसो के सामान्य इच्छा के विचार को अपनाया। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको सामान्य इच्छा का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है पिछली वीडियोस में, आप जाके देखिए। ग्रीन के अनुसार राज्य की शक्ति सामान्य इच्छा पर आधारित होनी चाहिए, जो कि समाज के सभी सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए ली गई सामूहिक इच्छा है। ये तो हो गए राज्य का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता पर। तो थॉमस हिल ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता केवल किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं है। मतलब स्वतंत्रता मतलब ये नहीं है कि जो मन में आया वो कर दिया और राज्य उसके विषय में आपको मना नहीं कर रहा, और मना करेगा तो फिर आप बोलेंगे कि ये तो हमारी स्वतंत्रता में बाधा डाल रहा है। ग्रीन क्या कहते हैं स्वतंत्रता के हिसाब में? ग्रीन का मानना है कि एक व्यक्ति की खुद को उस अच्छाई के साथ पहचानने की शक्ति है जिसे तर्क किसी व्यक्ति की अपनी सच्ची अच्छाई के रूप में प्रकट करता हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति को शराब पीना पसंद है। अगर हम स्वतंत्रता को केवल अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता माने तो वह व्यक्ति शराब पीने के लिए स्वतंत्र होगा। सही है ना? अगर हम क्या माने कि इच्छा जो है वो कार्य करने की क्षमता है, तो इस हिसाब से शराब पीने के लिए स्वतंत्र है वो आदमी। लेकिन ग्रीन क्या कहते हैं यहाँ पर? ग्रीन के अनुसार अगर उस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि शराब पीना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह उसके जीवन की गुणवत्ता को कम करता है, क्वालिटी को कम करता है, तो वह अपनी सच्चाई या सच्ची अच्छाई को समझते हुए शराब पीना छोड़ देगा। इस तरह वह अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। ग्रीन के अनुसार यह है सच्ची स्वतंत्रता। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता की मुख्य विशेषताएं हैं स्व साक्षात्कार यानी खुद को पहचानना, नैतिकता और सामूहिक कल्याण। ये आपको समझना है। अब हमने दो विचारकों के बारे में पढ़कर आ चुके हैं, पहला हेगल और दूसरे ग्रीन। अब हम तीसरे विचारक के विषय में चर्चा करेंगे, कार्ल मार्क्स, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई इनकी 1883 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स से संबंधित हमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो वो हम समझ लेते हैं। ये कुछ 5 सिद्धांत हैं जिन्हें हमें करना है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, आप इन्हें उतार सकते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और नव मार्क्सवाद। इन 5 बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और नव मार्क्सवाद। शुरुआत करते हैं हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। लेकिन उससे पहले कार्ल मार्क्स कौन थे थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता यानी समाजवाद मतलब समाज में संसाधनों को लेकर समानता के विषय में सोचना ही समाजवाद कहलाता है। लेकिन इसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का काम किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया था। इसलिए इनको वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कहते हैं। वैज्ञानिक मतलब इन्होंने विश्लेषण के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, व्यवहारवाद की जो वैज्ञानिक तकनीक है उनके आधार पर समाजवाद को परिभाषित किया था। इसलिए इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कहा जाता है। अब इनका सबसे जो पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, उसको अपन थोड़ा समझते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो द्वंद्व का अर्थ है विरोधाभास या विपरीतता। यह सिद्धांत मानता है कि हर चीज में विरोधाभास मौजूद होता है और ये विरोधाभास ही परिवर्तन का कारण बनते हैं। बिल्कुल आपने जो हेगल को समझा, हेगल ने जो द्वंद्ववाद को समझा है वही है बिल्कुल। लेकिन हेगल और कार्ल मार्क्स ये आपस में उल्टे हैं। एक कथन भी आता है इनके विषय में हेगल की विचारधारा और कार्ल मार्क्स की विचारधारा को लेकर। हेगल की द्वंद्वात्मक विचारधारा को कुछ इस तरीके से देखा जाता है कि एक इंसान सर के बल खड़ा हो, मतलब सर के बल है,
तो सर उसका नीचे है और टांगे ऊपर है। इस प्रकार से हेगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत को परिभाषित किया जाता है। वहीं कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, यानी सिमिलरली इसको कहें तो द्वंद्वात्मक का जो सिद्धांत है, उसको पैरों पर आधारित मानते हैं, यानी पैर नीचे हैं और सर ऊपर है, यानी ये आपस में उल्टे हैं। ठीक है, जहां पर जो हेगल है वो द्वंद्वात्मक में किसको मानते हैं? प्रकृति को मानते हैं। द्वंद्व मतलब जो विपरीत है वो किसके कारण होता है? प्रकृति के कारण। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो द्वंद्वात्मक इसके विषय में उनका आधार क्या है? आर्थिकता। अभी जब आप इनको समझेंगे तब आपको पता चलेगा। भौतिकवाद का अर्थ है पदार्थ को प्राथमिक मानना, यानी यहाँ पर ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, नहीं, जो भौतिकवाद शब्द है ये ऐसे ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि द्वंद्वात्मक का जो सिद्धांत है उसमें केंद्र में क्या होता है? भौतिकवाद। और भौतिकवाद का मतलब होता है आर्थिक, और आर्थिक का मतलब होता है संसाधन। आर्थिक के अंदर आता है संसाधन। अभी आप समझेंगे इसको। मार्क्स के अनुसार इतिहास को आर्थिक आधार पर समझा जाना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के लिए होने वाला संघर्ष है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या होता है? हेगल इतिहास को बोल रहे थे। इतिहास जो है, इतिहास में जो परिवर्तन होता है वो किसके आधार पर होता है? विश्व आत्मा के कारण होता है। और विश्व आत्मा को उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बोला था कि विश्व आत्मा क्या है? एक ऐसी शक्ति है, भावना है जो कि पूरी दुनिया में जितने परिवर्तन हो रहे हैं वो इसी कारण हो रहे हैं, है ना। लेकिन कार्ल मार्क्स उस विश्व आत्मा को हटाकर आर्थिक मानते हैं। आर्थिक आधार पर होता है। जब भी कभी भी परिवर्तन होगा तो उसके पीछे का कारण वो मानते हैं संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष का कारण वो विश्व आत्मा को ना मानकर किसको मानते हैं? आर्थिक आधार को मानते हैं। और आर्थिक आधार को मानते हैं इसका मतलब वो बोलते हैं कि हमेशा लड़ाई होती है अर्थ के लिए, धन के लिए होती है। फिर आगे समझते हैं अपन इस बात को। इसकी विशेषता है परिवर्तनशीलता, यानी इसमें हमेशा परिवर्तन होता है। विरोधाभास, हमेशा दो चीजों के बीच में क्या होगा? विरोधाभास होगा। और आर्थिक आधार है, मार्क्स के अनुसार आर्थिक आधार समाज की संरचना और विकास को निर्धारित करता है। ये आर्थिक आधार ही है, हमेशा आर्थिक आधार ही विकास का कारण होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। वर्ग संघर्ष, इसकी एक विशेषता ये भी कि वर्ग संघर्ष, दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है ना। और यही एक प्रेरक शक्ति है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये अलग से है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का क्या मतलब होता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब होता है कि इतिहास में होने वाले सभी बदलावों का मूल कारण आर्थिक उत्पादन के तरीके में होने वाला बदलाव है। इसे ही ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। और वर्ग संघर्ष में आपको बता दिया, दो वर्गों के बीच में संघर्ष, एक शोषक है, एक होता है शोषक वर्ग और एक होता है शासित वर्ग। ठीक है ना, क्या होते हैं ये भी अपन समझते हैं। ऐतिहासिक, अब हम जब समझ लेते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, तो अब दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव समाज के विकास को समझने का प्रयास करता है। ये जो मानव समाज है इसका विकास कैसे हुआ, इसको अगर समझना है तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ना होगा। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास आर्थिक आधार पर निर्भर करता है। यानी किसी समाज में लोग क्या पैदा करते हैं, कैसे पैदा करते हैं और उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है, ये सभी चीजें समाज की संरचना और विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, शुरुआत से लेके चलते हैं अपन, शिकार और संग्रह। प्राचीन समय में जब लोग शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, तब समाज की संरचना बहुत ही सरल थी, है ना। समाज की जो बनावट थी वो बहुत ही सरल थी। सभी लोग समान रूप से काम करते थे और साझा संपत्ति होती थी, यानी जो भी संपत्ति होती थी वो साझा होती थी एक सब में। बिल्कुल सिंपल है स्ट्रक्चर।
लेकिन समय बदला, कृषि करने लगे लोग। जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो समाज में कुछ बदलाव आए। कुछ लोग जमीन के मालिक बन गए और दूसरों को मजदूरी पर काम करना पड़ा। इसने समाज में वर्गों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? समाज में दो वर्ग आ गए। एक वो वर्ग था जो कि मालिक वर्ग कहलाया, यानी शासक वर्ग कहलाया, और एक वो वर्ग था मजदूरी जो कर रहे थे, उनको शोषित वर्ग कहा गया, यानी श्रमिक वर्ग कहा गया। और इसे ही सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, पूंजीपति और सर्वहारा। फिर और बड़ा आगे समय और बड़ा और औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के साथ उत्पादन के तरीके में बड़े बदलाव आए। मशीनों का इस्तेमाल होने लगा और कारखानों का उदय हुआ। इसने समाज में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष को जन्म दिया। एक आई पूंजीपति वर्ग और एक आया श्रमिक वर्ग। इसे ही वर्ग संघर्ष कहते हैं, है ना। ये दो वर्गों के बीच में जो संघर्ष उत्पन्न होता है इसे ही वर्ग संघर्ष कहते हैं। तो आप समझ में आया होगा आपको जो मैंने आपको समझाया ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो इतिहास में जो भी परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब समझिए आप। इतिहास में जो भी परिवर्तन हुआ है वो भौतिकवाद के आधार पर हुआ है, भौतिकता के आधार पर हुआ है। जैसे जैसे चीजें बदलती गई, जैसे जैसे जो भौतिक चीजें हैं वो बदलती नहीं, वैसे वैसे इतिहास में परिवर्तन होता गया। पहले शिकार था तो समाज की संरचना सरल थी, कृषि आई तो थोड़ी जटिल हुई, फिर औद्योगिक क्रांति हुई तो और भी जटिल हो गई। अब थोड़ी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। आर्थिक आधार, वर्ग संघर्ष मैंने आपको बता दिया। ऐतिहासिक परिवर्तन मैंने आपको बता दिया कि भौतिक आधार पर ही ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। और समाजवाद की ओर अग्रसर होना, मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद अंततः अपने विरोधाभासों के कारण नष्ट हो जाएगा और समाजवाद की स्थापना होगी। ठीक है। पूंजीवाद क्या करता है? अपने पूंजी को संरक्षित रखना चाहता है, सेफ रखना चाहता है। इसके लिए क्या करता है? वो जो भी उसको सही लगता है वो करता है। लेकिन जब वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, यानी अपने चरम पे पहुंच जाएगा, तो चरम पे पहुंच जाएगा तो लोग उसका विरोध करेंगे। और एक ऐसा समय आएगा कि जब जो श्रमिक वर्ग है वो पूरा का पूरा उसको, पूंजीवादी लोगों को हटा देगा। तो फिर केवल और केवल किनका आधिपत्य होगा? श्रमिक वर्गों का। और श्रमिक वर्गों का होगा तो वो फिर समाजवाद की ओर अग्रसर होंगे, यानी कि समाज को आगे बढ़ाएंगे। ये तो था ऐतिहासिक, यानी अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देखने वाले हैं। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को समझने के लिए, किसको समझने के लिए? इतिहास को समझने के लिए एक नया नजरिया पेश किया, जिसे उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा। उनके अनुसार इतिहास में सभी बदलावों और क्रांतियों की जड़ क्या है? वर्ग संघर्ष है। ये मैं आपको शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ। हेगल ने भी यही बोला था और कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं। लेकिन हेगल और कार्ल मार्क्स में अंतर क्या है कि हेगल परिवर्तन का जो कारण है वो विश्वात्मा को मानते हैं, और वहीं कार्ल मार्क्स आर्थिक यानी भौतिकवाद को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज दो मुख्य वर्गों में बटा होता है। पहला शोषक वर्ग, जो उत्पादन के साधनों यानी जमीन, कारखाने, मशीनें आदि पर नियंत्रण रखता है और श्रमिकों का शोषण करता है ना, जिनमें पूंजीपति आते हैं। दूसरा होता है शोषित वर्ग, जो उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं होता और अपनी जीविका के लिए शोषक वर्ग के लिए काम करता है। इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि शोषित वर्ग अधिक अधिकार और बेहतर जीवन की मांग करता है, जबकि शोषक वर्ग अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है ना, मैंने वही बात समझाई आपको। शोषक वर्ग, एक कार्ल मार्क्स कहते हैं शोषक वर्ग अपने चरम पे पहुंच जाएगा और वो उसका नष्ट हो जाएगा अपने आप ही, फिर समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। ये है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब हम जानते हैं अपना जो नेक्स्ट है चौथा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अतिरिक्त मूल्य क्या है। तो अतिरिक्त मूल्य तो कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता है। तो अतिरिक्त मूल्य संबंधित किससे होता है? कार्ल मार्क्स से संबंधित होता है। तो कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूंजीवाद के आर्थिक ढांचे की एक गहन आलोचना है। पूंजीवाद का जो आर्थिक ढांचा है उसकी गहन आलोचना है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होता है और यह शोषण ही पूंजीवाद की नींव है। अतिरिक्त मूल्य क्या है? तो अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिक द्वारा
उत्पादित किया जाता है, लेकिन उस श्रमिक को नहीं दिया जाता। जैसे एक उदाहरण के तौर पर इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो श्रमिक जितना मूल्य पैदा करता है उससे कहीं कम वेतन उसे मिलता है, बाकी का मूल्य पूंजीपति ले जाता है। हमारे यहाँ पर इसको बेगारी कहते हैं एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक कारखाने में एक मजदूर एक दिन में 100 रुपये का माल पैदा करता है, लेकिन उसे केवल 50 रुपये का वेतन मिलता है, बाकी के 50 रुपये पूंजीपति के पास चले जाते हैं। ये जो 50 रुपये हैं वही अतिरिक्त मूल्य कहलाते हैं। अब है नया और अंतिम सिद्धांत नव मार्क्सवाद, जिसे तरुण मार्क्सवाद भी कहते हैं। ये आपको जानना है। क्या है तरुण मार्क्सवाद? कुछ नहीं है कि नव मार्क्सवाद मार्क्स के मूल सिद्धांतों को आधुनिक समय की चुनौतियों और परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास है, और कुछ नहीं है। ये मार्क्स के मूल विचारों को विस्तारित करता है और उन्हें नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर लागू करता है। कुछ प्रमुख नव मार्क्सवादी विचारकों के नाम कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। एंटोनियो ग्राम्शी, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, अभी इनके बारे में हमारे को डिटेल से पढ़ना है। ये नव मार्क्सवादी थे। इन्होंने जो मार्क्सवाद था ना, जो कार्ल मार्क्स का जो पुराना मार्क्सवाद था, सिद्धांत था, उसमें परिवर्तन किया। इतालवी मार्क्सवादी थे, जिन्होंने सांस्कृतिक हेजीमनी के सिद्धांत को विकसित किया। हर बार पूछा जाता है हेजीमनी क्या है, इसको अभी अपन समझेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे शक्तिशाली वर्ग अपनी विचारधारा को समाज में फैलाकर अपनी शक्ति को बनाए रखते हैं। इसे ही हेजीमनी कहते हैं कि जो शक्तिशाली वर्ग होता है वो अपनी विचारधारा को समाज में फैलाता है और अपनी शक्ति को बनाए रखता है। जुर्गेन हॉर्खीमर और मैक्स हॉर्खीमर फ्रैंकफर्ट स्कूल के संस्थापक थे। उन्होंने संस्कृति उद्योग के सिद्धांत को विकसित किया, जिसके अनुसार बड़े पैमाने पर उत्पादित संस्कृति लोगों की चेतना को नियंत्रित करती है। तीसरे हैं लुई अल्तूर। तो कुछ नहीं है, संरचनावाद का बताया था इन्होंने। ये इतना जानने का नहीं है, आपको सिर्फ ये जो विचारक हैं इनके नाम याद रखने हैं, और याद रखना है इनका जो इन्होंने सिद्धांत दिया था। एंटोनियो ने सिद्धांत दिया था हेजीमनी का, इन्होंने दोनों ने दिया था संस्कृति उद्योग का, और लुई अल्तूर ने दिया था संरचनावाद का। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। नव मार्क्सवाद से कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अंतिम जो विचारक हैं वो है एंटोनियो ग्राम्शी, जिनके बारे में भी हमने देखा। ये एक नव मार्क्सवादी थे। 1891 ईस्वी में से 1937 ईस्वी। तो सामान्य परिचय कौन थे, ये अभी अभी बताया मैंने। एंटोनियो ग्राम्शी एक इतालवी मार्क्सवादी विचारक थे, जिन्होंने 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में दक्षिणपंथी फासीवादी विचारधारा से जूझने और साम्यवाद की पक्षधरता के लिए विख्यात रहे। इन्होंने मार्क्सवाद को एक नए आयाम पर पहुंचाया और समाज, संस्कृति और राजनीति के संबंध में कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं विकसित की। इनों से संबंधित हमारे को केवल एक ही सिद्धांत पढ़ना है, राज्य का सिद्धांत। एंटोनियो ग्राम्शी एक इतालवी मार्क्सवादी विचारक थे, जिन्होंने राज्य की प्रकृति और कार्य के बारे में एक नया आयाम जोड़ा। उनके अनुसार राज्य सिर्फ एक दमनकारी उपकरण नहीं है, बल्कि एक जटिल संरचना है जो न केवल शक्ति के माध्यम से बल्कि विचारधारा और संस्कृति के माध्यम से भी समाज पर नियंत्रण रखती है ना। मतलब शक्ति ही नहीं, शक्ति तो ठीक है, जैसे शक्ति के जैसे अपन देखें जर्मनी के जो शासक थे हिटलर ने अपने समाज को, यानी अपने जो लोग थे, राज्य के जो लोग थे, उनको नियंत्रित करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया था। लेकिन ग्राम्शी कह रहे हैं कि कुछ शासक ऐसे होते हैं जो कि शक्ति का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शक्ति के अलावा भी विचारधारा और संस्कृति के माध्यम से भी समाज को नियंत्रित करते हैं। मतलब वो एक ऐसा कल्चर डेवलप कर देते हैं जो कि उनकी नीतियों को फायदा पहुंचाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन इसको समझे ढंग से, इसके मुख्य बिंदु को अगर आप समझोगे कि राज्य की दोहरी शक्ति, ग्राम्शी के अनुसार राज्य की दोहरी शक्ति होती है। पहला, दमन। पारंपरिक राज्य की तरह यह भी पुलिस, सेना आदि के माध्यम से दमन का प्रयोग करता है। ये तो पारंपरिक, ये तो सभी करते हैं। लेकिन दूसरी शक्ति क्या होती है? हैगमनी,
दूसरी क्या होती है, हैगमनी। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये समाज के सभी वर्गों को अपनी विचारधारा स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, ये शिक्षा, मीडिया, धर्म आदि के माध्यम से होता है। मतलब वही पढ़ाया जाएगा जो कि राज्य के कानून में है, मीडिया वही दिखाया जाएगा जो कि राज्य चाहता है, धर्म जो राज्य का धर्म है वही होगा। मतलब जिस तरीके से अगर हम हमारे इसमें देखें कि भारत पर अंग्रेजों ने किया था, भारत की जो मूल विचारधारा थी उसने क्या क्या थी, गुरुकुल सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, उसी को ही चेंज करके रख दिया। और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपना एजुकेशन सिस्टम लाए। मुगल्स ने अपना इतिहास पढ़ाया। आज भी देखेंगे हम, ऐसे बहुत से केस आते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर मुगलों को अधिक बताया जाता है और हमारे जो राजनीतिक या हम कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कम दिखाया जाता है या उनको दिखाया ही नहीं जाता, उनके बारे में हमारे को पढ़ाया ही नहीं जाता। मतलब कहीं ना कहीं हमारे भारत में भी राज्य की जो दोहरी शक्ति है यानी हैगमनी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसको वो करने के लिए, हमारे समाज को नियंत्रित करने के लिए। तो ग्रामसी का हैगमनी का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। नागरिक समाज, ग्रामसी ने नागरिक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत या महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार नागरिक समाज ही वह जगह है जहां हैगमनी का निर्माण होता है। मतलब जो समाज है उसमें रहने वाला जो नागरिक है वही हैगमनी का शिकार होता है। बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी वर्ग हैगमनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सत्तारूढ़ वर्ग के विचारों को प्रचारित करते हैं और विपक्षी विचारों को दबाते हैं। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्धिजीवी यानी जो समझदार लोग हैं वो हैगमनी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्तारूढ़ जो वर्ग होता है यानी जिसके पास सत्ता है उसके विचारों को प्रचारित करने में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग आते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि गलत चीज है, लेकिन फिर भी बड़े से बड़े स्कॉलर, विद्वान लोग भी उसको डिबेट करते हैं उसके ऊपर और उसको सही साबित करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि क्या हो कि समाज का एक तबका उनके विचारों से प्रभावित हो, नियंत्रित हो, यानी जो वो चाहते हैं वो करें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने हमारे जो चारों के चारों विचारक थे उनको कंप्लीट किया है ना। इतना ही है बस इसके अंदर। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो इस सारणी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने आज इकाई नंबर 3 प्रत्यावादी तथा वैज्ञानिक राजनीतिक विचारकों पर चर्चा करी, जिसमें हमारे पास 4 राजनीतिक विचार थे, हेगल, ग्रीन, कार्ल मार्क्स और ग्रामसी, जिनमें हमने हेगल से संबंधित द्वंद्वात्मक सिद्धांत और राज्य का सिद्धांत पूरा किया। ग्रीन के अनुसार राज्य का सिद्धांत और स्वतंत्रता कंप्लीट किया। कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य, वर्ग संघर्ष, नव मार्क्सवाद और ग्रामसी का राज्य का सिद्धांत। ये सारे टॉपिक हमने आज एक वीडियो में करीबन 45 मिनट के वीडियो में वन शॉट आपको दे दिया, मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और पूरी वीडियो में हमने इन चारों विचारकों पर चर्चा की है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।